हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज 15 जनवरी 2026 है और डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज़ एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आपको पता ही है कि हम डेली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी, मिंट, डीडी न्यूज़, जहाँ भी ऐसे आर्टिकल आते हैं जो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, यूपीएससी के लिए खास तौर पर इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा किसी भी सिविल सर्विसेज एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर जहाँ पे करंट अफेयर्स एक की रोल निभाता है, उन सब के लिए हम यहाँ पे एक अच्छी डिस्कशन रखते हैं। साथ ही हम करंट के साथ स्टैटिक को भी जोड़ के एनालिसिस करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और किस तरह से करते हैं, अभी आप एक एमसीक्यू देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये फ्रूटफुल डिस्कशन है या नहीं। फिर आप डिसाइड करिए और आप लाइक जरूर करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। पहला जो न्यूज़ है या पहला करंट अफेयर्स है, किसको लेके? एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स को लेके, निर्यात तैयारी सूचकांक को लेके। दोनों मीडियम आसानी से समझ पाएंगे, इस तरह से मैं डिस्कशन रखूंगा। अब देखिए, नीति आयोग नामक एक संस्थान है, आपको पता है, क्या पता है आपको कि एक नीति आयोग संस्थान है, नीति आयोग। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था? इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2014 में। 2014 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तो एक संस्थान को समाप्त किया गया था। किसको? योजना आयोग को। तो योजना आयोग को समाप्त करने के बाद नीति आयोग को इस्टेब्लिश किया जाता है और इसका काम क्या था? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देना, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना, राज्यों के बीच में जो कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट है वो एक पॉजिटिव कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट हो, ना कि निगेटिवली या सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो एक बेहतर कोऑर्डिनेशन बने, आपस में राज्य इस तरह से कॉम्पिटिट करें कि सभी लोग ग्रोथ करें। तो इसलिए वो बहुत सारे ऐसे इंडेक्स निकालता है। मैं सभी इंडेक्स के बारे में बताऊंगा जो राज्यों के मध्य एक अच्छी प्रतिस्पर्धा को, अच्छे कॉम्पिटेटिवनेस को बढ़ाते हैं। तो अभी जो नीति आयोग ने इंडेक्स निकाला वो 2024 के संबंध में निकाला है। यह क्या, यह किस तरह के इंडेक्स है? तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स या स्टेट होते हैं, वहाँ से बहुत सारी चीज़ों का निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। दूसरी जगह यूटीज़ होते हैं, दिल्ली, अंडमान निकोबार, इस तरह के यूटीज़ हैं, उनसे भी क्या किया जाता है? एक्सपोर्ट होता है सामानों का। तो ये बताता है कि कितनी उनकी तैयारी है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस को लेके या एक्सपोर्ट को लेके। अब ये जो इंडेक्स है 4 पिलर पर बेसिकली बेस्ड है, 4 पिलर पर ये बेस्ड है। कौन कौन से पिलर हैं? तो पहला पिलर एक तो ये है कि किसी भी राज्य में या किसी भी स्टेट में एक्सपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मतलब क्या, एक्सपोर्ट की अवसंरचना कैसी है, पहला पिलर है जिसको ये 20% देता है। दूसरा, यहाँ पे बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, किसी देश का बिजनेस, किसी राज्य का बिजनेस इकोसिस्टम ये ड्यूटी का है या नहीं, किस तरह का है, वो देखता है। तीसरा ये है कि पॉलिसी और गवर्नेंस कैसी है उस स्टेट की, पॉलिसी गवर्नेंस देखता है। ये चारों पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नीति आयोग के द्वारा जो इंडेक्स जारी किया जाता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये चौथा पिलर कौन सा है? एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। एक्सपोर्ट में किस तरह का वो परफॉर्म कर रहा है, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है ना, परफॉर्मेंस, ठीक। तो ये चारों को वेटेज में मान कर क्या करता है, ये अपना इंडेक्स निकालता है, ठीक है। इस तरह का 70 के आसपास इंडिकेटर रहते हैं और इसका जो रिजल्ट का वर्गीकरण होता है या रिजल्ट का क्लासिफिकेशन होता है वो 4 कैटेगरी में होता है। एक तो लार्ज स्टेट कौन कौन से हैं, लार्ज स्टेट को देखता है कि उनमें कौन किसकी रैंकिंग अच्छी आई है। फिर स्मॉल स्टेट के बीच में, तभी ना अच्छा फेयर कंपटीशन पता चलेगा। अब छोटे सिक्किम का कंपटीशन अगर राजस्थान से, गुजरात से करेंगे तो किस तरह से जस्टिसेबल रहेगा, है ना। तीसरा, अगर हम बात करें कि नॉर्थ जो ईस्ट इंडिया है उनके बीच में किस तरह का क्या सिचुएशन चल रही है। फिर चौथा यूटी। तो 4 कैटेगरी में ये इंडेक्स जारी करता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लास्ट में यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरह का लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियरली इंडिकेशन रहे। अगर हम बात करें यहाँ पर बड़े राज्यों में बात करें तो जो लार्ज स्टेट हैं उनमें क्या रैंकिंग रही, तो अगर हम बात करें उसमें महाराष्ट्र है ना, कौन कौन आते हैं लार्ज स्टेट में? अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र आता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तमिलनाडु जैसे स्टेट आते हैं, गुजरात आता है, यूपी आता है और आंध्र प्रदेश, इस तरह के राज्य। तो बड़े राज्यों में महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, गुजरात है, इनकी रैंकिंग रही है। महाराष्ट्र ने इसमें टॉप किया है। वहीं अगर हम बात करें जो छोटे राज्य हैं या अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्टर्न के जो स्टेट्स हैं, इसके अलावा जो यूटीज़ हैं, उनमें आपको जो उत्तराखंड है वो सबसे आगे दिखेगा, उत्तराखंड सबसे आगे, फिर जम्मू कश्मीर दिखेगा, फिर नागालैंड दिखेगा। तो ये इस तरह का यहाँ पे कुछ बाइफर्केशन आपको देखने को मिलेगा या इस तरह की रैंकिंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है कि नीति आयोग और कौन कौन से इंडेक्सेस निकालता है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, जैसे पहला एक तो इंडेक्स
आपको पता होना चाहिए एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग निकालता है, एसडीजी इंडेक्स नीति आयोग निकालता है। कौन कौन से राज्य एसडीजी को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसको लेकर ध्यान में रखता है। फिर दूसरा अगर हम देखेंगे नेशनल लेवल पर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग निकालता है, यह भी आपको पता होना, जिसमें 12 के आसपास इंडिकेटर आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर आप देखेंगे तो वैसे ग्लोबली मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कौन निकालता है, आप बताइए, यूएनडीपी निकालता है, लेकिन यहाँ पर नीति आयोग निकालता है। इसके अलावा नीति आयोग एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी संचालित करता है, उसकी रैंकिंग भी निकालता है, आकांक्षी जिलों उनका किस तरह से विकास हो रहा है। इसके अलावा और नीति आयोग क्या करता है, स्टेट हेल्थ इंडेक्स भी नीति आयोग निकालता है, एसएचआई अगर हम बोले। इसके अलावा अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स सेकी, ये कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बात करेंगे ना। जैसे एक और है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। अब वाटर को लेकर बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे रही है इस बार, अगर हम बात करें चाहे इंदौर में जो घटना हुई उसको लेकर अगर आप देखें, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है, वो कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है। लीड्स नामक रैंकिंग नीति आयोग निकालता है, कौन सी, लीड्स, ये भी आपको पता होना चाहिए, जिससे लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, कहाँ कहाँ पे किस तरह की लॉजिस्टिक ईज देखने को मिलती है, वो नीति आयोग निकालता है। तो इस तरह की अगर आप देखोगे ना तो कम से कम 13-14 रिपोर्ट नीति आयोग निकालता है। ये सारी रिपोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, कुछ ज़्यादा डिटेल ना भी पता हो तो जिनकी रैंकिंग अभी निकाला है उसके बारे में आपको थोड़ा सा एनालिसिस होना जरूरी है। अब चलिए स्टेटमेंट देखते हैं कि इट रिलीज बाय द नीति आयोग टू एसेस एक्सपोर्ट रेडीनेस स्टेट एंड यूटी टेरिटरीज। नीति आयोग द्वारा इसे इशू किया जाता है। अब देखिए यूपीएससी कुछ भी स्टेटमेंट बना सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे नीति आयोग लिख दिया, हो सकता है यूपीएससी यहाँ पे दे दे कि वित्त मंत्रालय निकालता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री निकालता है ना। तो यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कीवर्ड्स पर, हर एक स्टेटमेंट की कीवर्ड क्या है। नीति आयोग की जगह कुछ और भी कीवर्ड यहाँ पे हो सकता था यूपीएससी के द्वारा, यह हो सकता है। दूसरा, बिजनेस इकोसिस्टम पिलर कैरीज हाईएस्ट वेटेज अमॉन्ग द 4 पिलर। जो 4 स्तंभ है उनमें बिजनेस जो इकोसिस्टम है ये वाला, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज लेता है। मैंने आपको बताया यहाँ पे 40% है, तो ये भी बात यहाँ पे करेक्ट है, सबसे ज़्यादा वेटेज यही लेता है। तीसरा, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज गिवन मोर वेटेज देन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है ये, इसको एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा वेटेज मिला है। तो ये बात जो है यहाँ पे इनकरेक्ट है अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट क्या नाम है इसका, एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको मिला है कितना वेटेज, 20% मिला है। एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को 20% वेटेज मिला है। वहीं अगर आप देखेंगे ना कि 20% एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस को भी मिला है, तो ज़्यादा नहीं बल्कि बराबर ही मिला है। और पॉलिसी को भी 20%, तो 20-3-60 हो जाता है, 40% किसको, बिजनेस इकोसिस्टम को। तो यहाँ पे 100 हो जाता है। तो बिजनेस इकोसिस्टम को सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज मिला है, ये आपको पता होना चाहिए। सही आंसर क्या आ जाएगा, 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे देखते हैं क्या है अगली न्यूज़, किसके बारे में, यहाँ पे हंटिंगटन रोग के बारे में है कि लंबे समय से एक जो हंटिंगटन रोग जिसका इलाज नहीं मिल पा रहा था, है ना। तो ऐसा लग रहा है कि एक नई रिसर्च सामने आई है जिससे ऐसा हो सकता है कि यह हंटिंगटन रोग है उसको उपचार मिल सकता है। तो यहाँ पे न्यूज़ किसके बारे में थी, हंटिंगटन रोग के बारे में। अब ये हंटिंगटन रोग किससे संबंधित है, आपको पहला बात तो ये पता होना चाहिए। तो ये मस्तिष्क रोग है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, न्यूरॉन से रिलेटेड है। ठीक, अब ये किस तरह का रोग है, वंशानुगत रोग है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हेरिडेटरी एक डिसीज है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर इसमें होता क्या है कि जो हमारे नर्वस सेल्स होते हैं, जो नर्व सेल्स होती हैं, तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनका डिग्रेडेशन, उनका क्षय होने लगता है। और किसमें क्षय होने लगता है, वेसल गैंग्लिया में। ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, आपको थोड़ा सा पता रखिएगा इसका, वेसल गैंग्लियम। अभी वेसल गैंग्लिया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शरीर की गतिविधि हमारी होती है, आपको पता है कि ब्रेन से ही संचालित होती है। अगर आप पेन लेके लिख रहे हैं तो आपका ब्रेन जो इंडिकेट कर रहा है आपको कि आप हाथ को पेन में, हाथ को कागज में रखिए, पेन उठाइए और लिखिए। तो ये पूरी एक एक्टिविटी होती है जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगी, तंत्रिका तंत्र के द्वारा ही संचालित होती है। अब यह जो रोग क्या करता था, ब्रेन कॉर्टेक्स को भी इम्पैक्ट करता था। ब्रेन किसको, कॉर्टेक्स को। अब ब्रेन कॉर्टेक्स क्या होता है, ब्रेन कॉर्टेक्स जो हमारी सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसको क्या करता है, निर्धारित करता है, उसको नियंत्रित करता है। कौन, ब्रेन कॉर्टेक्स। अब अगर न्यूरॉन्स अगर इस तरह का डिसीज हो जाता है तो आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाएगी, बौद्धिक क्षमता खत्म हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती थी। अब ये एक तरह का जेनेटिक डिसीज, जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू ये होता था, जेनेटिक म्यूटेशन के थ्रू होता था। अगर माता पिता में से किसी को भी हंटिंगटन रोग है तो संतान को 50% होने की संभावना थी, 100% नहीं, 50% संभावना थी कि हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अभी लग रहा है कि ये इसमें
कुछ इलाज अभी संभव हो सकता है। अब अगर हम देखें ना तो ये रोग लगभग 1 मिलियन कह रहा हूँ, 1 लाख लोगों में से 6 से 7 लोगों की ये होता था और ज़्यादातर यूरोप में ये रोग पाया जाता था। तो ये आपने किसके बारे में देखा? हंटिंगटन रोग के बारे में देखा। अब जो हंटिंगटन रोग है अगर आप देखोगे ना तो 2 सिचुएशन में फैलता है। एक तो जब कोई व्यक्ति एडल्ट होने लगता है ना, वयस्क होने लगता है, वयस्क में ये ज़्यादातर देखने को मिला 30 वर्ष की आयु के बाद होने लगे, या तो अर्ली ऑनसेट भी है, जुवेनाइल लेवल पर भी देखा जाता था। अब इसमें लक्षण में अगर आप देखोगे तो शरीर में उसका बिहेवियर अलग हो जाएगा, उसकी मेंटलिटी को लेकर जो इशूज हो जाएंगे। मतलब बेसिकली क्या होगा कि उसके बिहेवियर पैटर्न में अगर हम बात करें, उसके सोचने समझने तरीके के पैटर्न में बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये बात हो गई किसके बारे में? हंटिंगटन रोग के बारे में। स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट से पहले थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन का अगर पूरा सिस्टम देखें तो ब्रेन में आपको 3 पार्ट आपको देखने को मिलेगा। पहला पार्ट आपको देखने को मिलेगा अग्र मस्तिष्क, जिसको बोला जाता है फॉर ब्रेन आपको बोला जाता है, अग्र मस्तिष्क। दूसरा बोला जाता है मिड ब्रेन, इसको 3 पैटर्न में अगर आप बात मिड ब्रेन। और तीसरा बोला जाता है क्या? हिंड ब्रेन मतलब पश्च मस्तिष्क। अब आपको कभी कभी वनडे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जैसे सेरेबेलम है वो किस भाग में पाया जाता है, तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। जैसे पश्च मस्तिष्क में क्या क्या पाया जाएगा? पोन्स पाए जाएंगे। दूसरा आपको क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा पाया जाएगा, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको पश्च मस्तिष्क में पाया जाएगा, हिंड ब्रेन में पाया जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ सेरेबेलम आपको पश्च मस्तिष्क में देखने को मिलेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। वहीं मिड ब्रेन में अगर आप देखेंगे तो जो विजन है, हमारी दृष्टि है, देखने की क्षमता है, हियरिंग है, इस संबंध में जो गतिविधियां होती हैं आपको मिड ब्रेन में देखने को मिलती हैं। और अग्र मस्तिष्क में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ पे सेरिबेलम है और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम, फोर ब्रेन में आपको सेरेब्रम देखने को मिलेगा, दूसरा थैलेमस आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो जो अग्र मस्तिष्क के आगे वाला पार्ट, मतलब सपोज करिए ये इंसान का दिमाग है ना, या मतलब जो भी आप मानिए, चलिए ये वाला तो ये आगे सामने का भाग है, तो यहाँ पे आपको सेरेबलम देखने को मिलेगा, थैलेमस देखने को मिलेगा, हाइपोथैलेमस देखने को मिलेगा। सोचने समझने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, भूख प्यास, ये सब संतुलन करता है। ठीक है, दूसरा जो मिड ब्रेन है उसमें देखने की सुनने की क्षमता होती है। और तीसरा जो हिंड ब्रेन है उसमें आपको सेरेबलम देखने को मिलेगा, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा देखने को मिलेगी, हृदय गति है, ब्लड सर्कुलेशन है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है एक मस्तिष्क के स्ट्रक्चर में। ठीक, तो चलिए यहाँ पे स्टेटमेंट क्या क्या है देख लेते हैं। ये इट इज़ द कॉज बाय म्यूटेशन इन एचटीटी जीन। ये कब होता है हंटिंगटन रोग? जब उत्परिवर्तन होता है या शरीर एक जेनेटिक से दूसरे जेनेटिक में ट्रांसफर होता है, इससे ये रोग होता है। ये बात यहाँ पे हमने देखी थी कि हेरिडेटरी रोग है हंटिंगटन। दूसरा, इस रोग में मुख्य रूप से बेसल गैंग्लिया प्रभावित होते हैं। बेसल गैंग्लिया के बारे में हमने देखा था, सोचने समझने की जो हमारी क्षमता है वो इम्पैक्ट करता है बेसल गैंग्लिया के माध्यम से। तो ये क्या करता है? बेसल गैंग्लिया को प्रभावित करता है। दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा, द डिसीज कैन बी क्यूर्ड इफ डायग्नोज एट अर्ली स्टेज। प्रारंभिक अवस्था में यह रोग को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट है। अभी तक ऐसा कोई भी व्यवस्था नहीं थे जिससे प्रारंभिक लेवल पर भी क्या किया जा सके, इसको ठीक किया जा सके। लेकिन हाँ, अब ये व्यवस्था आगे चल के देखने को मिल सकती है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे देखते हैं, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में यहाँ पे न्यूज़ थी, आइए देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हानले पासपोर्ट इंडेक्स। हानले पासपोर्ट इंडेक्स आपको पता होना चाहिए कौन जारी करता है या क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे 2026 का जो इंडेक्स जारी हुआ है ना, तो उसमें ग्लोबल ट्रैवल जो मोबिलिटी है या वैश्विक यात्रा गतिशीलता, उसमें महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले। और एशिया के जो देश हैं, एशिया शीर्ष रैंकिंग में ये बने हुए हैं। अगर हम बात करें कि हाँ, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत 2006 के आसपास हुई थी। और इस सूचकांक में अगर आप देखोगे ना 199 से ज़्यादा एयरपोर्ट को शामिल किया जाता है। ये सूचकांक किसके द्वारा आंकड़े से बनाया जाता है? इसमें एक अथॉरिटी, अगर हम देखें IATA, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा जो आंकड़े दिए जाते हैं, उस आंकड़े के आधार पर इस सूचकांक को प्रिपेयर किया जाता है और मेजर करता है कितने देश वीज़ा फ्री यात्रा को सपोर्ट करते हैं, कितने नहीं करते, किन किन को मिलता है, ये सारी बातें यहाँ पे ध्यान रखता है। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो भारत के पासपोर्ट की रैंकिंग में सुधार हुआ और ये 80वें स्थान पर पहुँच गया। 80th रैंक आई है, 85 में से 80th आई है। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट रैंकिंग किसकी है, तो फर्स्ट रैंकिंग एज यूजुअल सिंगापुर की आपको देखने को मिलेगी। ठीक, फिर जापान और जो दक्षिण कोरिया है, मतलब कि जापान और जो साउथ कोरिया है,
वो दूसरे स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। और सबसे नीचे आपको देखने को कौन मिलेगा, एशियाई देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की 101 रैंकिंग, तो 101 देशों की जो रैंकिंग उसको इसने मेजर किया है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, जो हमने यहाँ पर देख लिया। अब स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि इट रैंक पासपोर्ट बेस्ड ऑन वीजा फ्री एक्सेस डेस्टिनेशन, या पासपोर्ट को वीजा फ्री पहुँच के आधार पर रैंकिंग करता है। दूसरा यहाँ पे स्टेटमेंट है, द डाटा ऑफ इंडेक्स इज प्रोवाइडेड बाई इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इस सूचकांक के लिए डाटा अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन द्वारा दिया जाता है। तीसरा, इंडेक्स इंडिया रैंक अमॉन्ग द टॉप कंट्रीज इन द 2026 इंडेक्स, 2026 में भारत शीर्ष 50 देशों में शामिल है। ये बात यहाँ पे इनकरेक्ट, मैंने आपको बताया 80वीं रैंकिंग में भारत की सुधार हुआ है, लेकिन 50 में भी शामिल नहीं हुआ है। 1 और 2 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला जो क्वेश्चन किसके बारे में है, मियावाकी मेथड के बारे में। विद द रेफरेंस ऑफ मियावाकी मेथड अफॉरेस्टेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मियावाकी पद्धति के बारे में आपको बताना है और कथनों पर विचार करना है। देखिए मियावाकी पद्धति क्या है, अर्बन एरिया में जो अफॉरेस्टेशन है, वनीकरण है, उसको अगर हम बात करेंगे बढ़ाने के लिए मियावाकी पद्धति का उपयोग किया जाता है। अब ये किस तरह की पद्धति है, तो अगर आप देखेंगे ये कहाँ की पद्धति है, तो जापानी ये पद्धति होती है। और इसके जो वैज्ञानिक है अकीरा मियावाकी ने बोला जाता है, उन्होंने 1970 में इस टेक्निक को डेवलप किया था, जहाँ पर अगर आप देखें डेंस एरिया में, मतलब छोटे एरिया में डेंस फॉरेस्टिंग की जा सकती है ना। और प्लांट पॉट प्लांटेशन मेथड भी इसे बोला जाता है। अब इस टेक्निक में होता क्या है कि जो पेड़ और झाड़ियों को एक दूसरे के पास पास लगाया जाता है, जिससे उनकी जो ग्रोथ होती है जल्दी होती है। जनरली क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें कंपटीशन होती है सूर्य की तरफ बढ़ने की, सूर्य से रोशनी प्राप्त करने की, और पास पास होने से कंपटीशन बढ़ता है, ऐसा इनका मानना है। और दूसरा इससे क्या होता है कि उनकी जल्दी ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक। और इसमें फोकस किया जाता है कि देशज या स्थानीय या लोकल लेवल पर जो पेड़ पौधे उगते हैं ना, ऐसी प्रजातियों को फोकस किया जाए। अब इसमें यह भी देखा कि 10 गुना ज़्यादा तेजी से पौधे यहाँ पे उगते हैं और 2-3 वर्षों में ठीक ठाक इनकी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पे न्यूज में था। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं स्टेटमेंट। आई थिंक यूपीएससी ने पूछा भी है इसके बारे में। इट फोकस ऑन प्लांटिंग नेटिव स्पीसी डेंस क्लस्टर, या देशी प्रजातियों को सघन रूप से लगाने पर केंद्रित करता है। दूसरा, ट्री ग्रोन अंडर दिस मेथड ग्रोन स्लोअर बट लाइव लॉन्गर, इस पद्धति में उगाए गए वृक्ष धीरे बढ़ते हैं लेकिन अधिक समय तक जीवित रहते हैं। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है नहीं, आपको बताना है। धीरे धीरे नहीं बढ़ते, जो यहाँ पे स्टेटमेंट बोला जा रहा है, नहीं जल्दी बढ़ते हैं, धीरे धीरे थोड़ी बढ़ते हैं, दूसरे स्टेटमेंट एलिमिनेट हो जाएगा। तीसरा है यहाँ पर कि आफ्टर इनिशियल ईयर फॉरेस्ट बिकम सेल्फ सस्टेन, प्रारंभिक वर्षों के बाद शुरुआती में पेड़ पौधों को खूब पानी वानी देना पड़ता है, बाद में क्या करते हैं सेल्फ सस्टेन हो जाते हैं, खुद ये वृद्धि करने लगते हैं। ये बात यहाँ पे करेक्ट है और सही आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसका, 1 and 3 ओनली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। विद द रेफरेंस ऑफ एनपीएस वात्सल्य स्कीम, एनपीएस वात्सल्य स्कीम न्यूज में क्यों थी कि हाल ही में जो पीएफआरडी है, देखिए हर एक कार्य को संचालित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए भारत में अथॉरिटी आपको देखने को मिलेगी। जैसे बैंक को आरबीआई है ना, और स्टॉक्स को सेबी करता है, उसी तरह जो पेंशन संबंधी मामलों को पीएफआरडीए करता है। पीएफआरडीए ने क्या किया, एनपीएस वात्सल्य योजना के लिए गाइडलाइन 2025 में जारी की है। अब ये वात्सल्य योजना है क्या, जिसके बारे में वात्सल्य योजना जिसके बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो एक तरह की सेविंग स्कीम है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के जो हमारी सेफ्टी है उसको सिक्योर करने के लिए। अब इसमें विशेष रूप से माइनर्स के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जो छोटे बच्चे हैं या नाबालिग उनके लिए डिजाइन किया गया है। अब इसमें कौन पात्र होगा, तो मैंने आपको पता छोटे बच्चे, इतने भी छोटे नहीं, 18 साल से अगर हम बात करें कोई कम है तो वो इसके पात्र होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें एनआरआई भी शामिल है और ओसीआई भी शामिल है, ये भी इसकी खासियत यहाँ पर है। इसमें क्या होगा कि अकाउंट खोला जाए किसी नाबालिग के नाम पर, है ना, और उसका गार्जियन भी कोई होगा। न्यूनतम अगर हम देखें वार्षिक अंशदान 250 रुपये है, अधिकतम की कोई इसकी सीमा नहीं है, ठीक। तो अब ठीक है, तो इसमें यह भी किया जा सकता है कि जो गिफ्ट वगैरह देते हैं बच्चों को, उस पैसे को क्या किया जाए, उस पेंशन फंड में डाल दिया जाए, भविष्य में उनके लिए काम हो जाएगा, ठीक है, उस काम का आएगा, ठीक है। चलिए, तो इस योजना के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट क्या क्या बन रहे हैं आइए देखते हैं कि इट इज़ रेगुलेटेड बाय द पीएफआरडीए, ये बात यहाँ पे करेक्ट है। सारी पेंशन संबंधी स्कीम पीएफआरडीए रेगुलेट करता है। दूसरा, इट अलाउ पार्शियल विड्रॉ अप टू 25% ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक पर्पज, विशेष उद्देश्य से इसका पैसा 25% तक निकाला जा सकता है, ये बात भी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक। इसे 25% तक पैसा एजुकेशन के लिए हो, हेल्थ इमरजेंसी हो तो निकाला जा सकता है, लेकिन निकासी की अनुमति केवल 2 बार है, 18 वर्ष से पहले, 18 वर्ष के बाद अधिकतम 18 वर्ष 21 आयु के बीच भी 2 बार है,
वो भी कुछ शर्तें इसके संबंध में लागू होंगी। तीसरा है कि ऑन अटेनिंग 80 ईयर्स ऑफ एज द अकाउंट इज कंपलसरी क्लोज। 18 वर्ष की आयु में क्या ये खाता क्लोज हो जाएगा? नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ये क्लोज नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सही आंसर 1 और 2 हो जाएगा। घड़ियाल की मैंने फ़ोटो डाली थी, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं, edu.दिवस करके एक आईडी है, edu. वहाँ पे जो जहाँ भी मैं विजिट करता हूँ या नेशनल पार्क जाता हूँ या कहीं भी अगर जाता हूँ तो वहाँ की जो जीव जंतु उनकी फ़ोटो लेना मुझे अच्छा लगता है, मैं पोस्ट करता हूँ और उनकी सारी इन्फॉर्मेटिव्स वहाँ पे रहती है। सपोज़ कि आयुषी इनका स्टेटस क्या है ना, और न्यूज़ में क्यों थी या कोई न्यूज़ रहती है वह भी यहाँ रहती है और आसान भाषा में रहती है। तो आप इस चैनल को यहाँ से अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी नाम से आपका फेसबुक है, मेरा फेसबुक है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आप चलाते हैं तो वहाँ पे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव्स मिलते रहेंगे। ठीक है। इट इज़ द मोस्ट एक्वाटिक अमॉन्ग ऑल क्रोकोडिलियन, वह सभी मगरमच्छों के लिए सबसे अधिक जलीय है। ये घड़ियाल के बारे में पूछा जा रहा है। घड़ियाल के बारे में क्यों पूछा जा रहा है कि हाल में गंगा नदी बेसिन पर एक सर्वे से सामने आया कि इनके अस्तित्व के खतरा बावजूद अभी भी है। ठीक है ना, लेकिन अभी सरकार ने जब प्रयास किया तो इनकी आबादी 3037 तक पहुंच चुकी है। ठीक है, अभी जो घड़ियाल हैं गंगा पानी में, ये किस तरह के घड़ियाल हैं? देखिए, ये मीठे पानी में फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले मगरमच्छ हैं। ठीक है, अब देखिए घड़ियाल का जो मुँह थूथुन होता है वो इस तरह का लंबा होता है। ठीक है ना, इस तरह का साइज होता है। ठीक है ना, ठीक, तो उसका साइज इस तरह का कुछ होता है जो घड़ियाल्स होते हैं। ठीक है, मगर अलग होता है, मगर का साइज, मगर का शेप इस तरह से होता है, लेकिन जो घड़ियाल है उसकी चोंच आगे निकली रहती है। ठीक, अब ये इसका साइंटिफिक नेम होता है गैविलस गैंगेटिस। मैंने इसकी पोस्ट डाली, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, 2-3 दिन पहले ही मैंने डाली थी। ठीक है, अब ये आयुसीएन स्टेटस मैंने आपको बताया क्या इसका, कि आयुसीएन स्टेटस का क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है ना, क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक, अगर हम देखें ये वर्तमान में कहाँ देखे जाएंगे तो चंबल नदी, चंबल घड़ियाल संरक्षण देखा जाता है, गिरवा नदी में, राप्ती नारायणी नदी नेपाल में भी इनका कंजर्वेशन देखा जाता है, और बेसिकली मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसका संरक्षण आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक जानकारी जितनी चाहिए थी इतनी यहाँ पे हमने आपको बता दी। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे है कि एडल्ट मेल्स पोजेस अ बल्बू स्ट्रक्चर कॉल्ड घड़ा, जो वयस्क नर में घड़ा नामक उभरी संरचना होती है, इसके बाद हमने यहाँ पे देखा। तीसरा, इट इज लिस्टेड इंडेंजर्ड अंडर द आयुसीएन रेड लिस्ट, आयुसीएन में इंडेंजर्ड है नहीं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है भाई, गंभीर रूप से जो संकटग्रस्त है। ठीक है, तो सही आंसर 1 और 2 ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, यहाँ पे अरावली रेंज आपको पता है कि सरकार ने जब सरकार सुप्रीम कोर्ट ने जब यह आदेश दिया था कि 100 मीटर के नीचे वाला जो क्षेत्र है वो अरावली नहीं माना जाएगा। हालांकि अरावली भारत का विश्व के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, हिमालय नया पर्वत है लेकिन अरावली और पुराना पर्वत है। तो अरावली की अगर हम देखें लोकेशन, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इस रीजन राजस्थान से लेकर आपको पूरे इस दिल्ली तक आपको अरावली देखने को मिलेगा और डिजर्टिफिकेशन को रोकता है। लेकिन अगर इसको ख़त्म किया जाता है तो ये डिजर्टिफिकेशन तेज़ी से दिल्ली की तरफ बढ़ेगा, है ना, या तो नॉर्थ इंडिया की तरफ बढ़ेगा। और दूसरा कि जाहिर सी बात है वाइल्ड लाइफ बहुत नुकसान होगी। तो अभी डेवलपमेंट क्या हुआ कि दिल्ली सरकार ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में अर्बन एरिया में हाउसिंग है या कॉमर्शियल क्षेत्रों में, व्यावसायिक क्षेत्रों में नागरिक निकाय द्वारा, सिविल सोसाइटीज़ द्वारा या सिविल बॉडी द्वारा 6500 से अधिक बंदरों को असोला भट्टी में ट्रांसफ़र किया गया। दिल्ली में बंदरों की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। अभी एक बार मैं घूमने गया था पार्लियामेंट साइड, तो वहाँ पे हमने देखा कि एक मतलब कि लोग जा रहे थे, उन पे अटैक कर रहे थे बंदर, और कई बार एक्सीडेंट में मारे भी जाते हैं। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, ऐसे बंदरों को ट्रांसफ़र किया जाता है असोला भट्टी वन्य जीव रिजर्व में। अब असोला भट्टी के बारे में देखें, असोला ASB मैं उसको बोलूँगा शॉर्टकट में लिखने के लिए, और ये आपको दक्षिणी दिल्ली में अभ्यारण्य देखने को मिलेगा, और ये हरियाणा और गुरुग्राम वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। अगर दिल्ली का मैं नक्शा देखो तो इस तरह से 3 तरह से हरियाणा से घिरा हुआ है, इस रीजन में गुड़गांव और ये इससे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए किसका पार्ट अरावली रेंज का पार्ट है। ठीक है, अब वो देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग सदर्न दिल्ली रिज अरावली, है ना, ये अरावली दक्षिण दिल्ली के रिज के पास स्थित है। तो ये उत्तरी अरावली तेंदुआ वन्यजीव गलियारे का हिस्सा है। इट फॉर्म अ पार्ट ऑफ नॉर्दर्न अरावली लेपर्ड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। तीसरा स्टेटमेंट है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट डोमिनेट वेजिटेशन। अब सदाबहार वन तो पाए नहीं जाएंगे भाई, 250 से ज़्यादा वर्षा क्या दिल्ली में रीजन में होती है? नहीं होती है। तो सदाबहार वन यहाँ से कहाँ से पाए जाएंगे? यहाँ पे सेमी एरिड रीजन पाया जाता है, सेमी एरिड अर्ध शुष्क वनस्पतियाँ, सेमी एरिड वेजिटेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे बबूल देखने को मिलेगा, खिजड़ी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सदाबहार वन देखने को नहीं मिलेगा। जीव जंतुओं में देखो तो इंडियन लेपर्ड है, जैकॉल है, नीलगाय, ये सब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर अब तक आप वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ आपके लिए। और अगर आप वैल्यू सच में क्रिएट हो रही है आपकी लाइफ में या आपकी पढ़ाई में, तो इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप लाइक कमेंट से क्या होता है, एक आदमी को किसी को शेयर करें और एक लाइक आप जरूर करें मेरे लिए। आप अगर आप इतना कर सकते हैं तो इससे वीडियो और लोगों तक पुश होगी, चैनल जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा, तो हमें भी एटलीस्ट मोटिवेशन मिलेगी। तीसरा 8th क्वेश्चन है, विद द रेफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर क्लाउड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आणविक बादलों के संदर्भ में आपको स्टेटमेंट बताने हैं। दे आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड डेंस रीजन ऑफ द इंटरस्टेलर स्पेस। ये अंतरतारकीय अंतरिक्ष के अत्यंत ठंडे और घने क्षेत्र होते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, जाइंट मोलिकुलर क्लाउड आर बर्थ प्लेस स्टार्स। विशाल आणविक बादल तारों के जन्म स्थल होते हैं। तीसरा, द क्लाउड रिमेन स्टेबल बिलियन ऑफ ईयर। अब ये क्यों न्यूज में है, अगर हम देखें तो न्यूज में क्यों था ये थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अभी क्या हुआ कि हाल में जो खगोलविद हैं, है ना, उन्होंने क्या किया, 700 प्रकाश वर्ष दूर, लाइट ईयर दूर L328 मोलेकुलर क्लाउड का स्टडी की, है ना, और उसके पूरे मैग्नेटिक फील्ड का मानचित्रण किया या मैपिंग की उन्होंने। तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया। तो ये क्या था, L328 आपसे पूछ दिया कि स्टेरॉयड था क्या था, तो ये मोलेकुलर क्लाउड है जिसकी अभी स्टडी हुई है। अब इसके जो क्या चीज़ें पाई गई ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन हाँ स्टार्स के संबंध में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कि मोलेकुलर क्लाउड कोलैप्स कैसे होता है, कैसे संकुचन होता है, जब तारे गैस और धूल के घने बादल में जन्मते हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो धूल और गैस कण से आपको तारे का जन्म देखने को मिलेगा। बाद में उनमें ग्रेविटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलपमेंट होता है, टर्बुलेंस के प्रभाव में डेंसिटी उनकी बढ़ने लगती है, कंस्ट्रक्शन बढ़ने लगता है और डेंस कोर बन जाते हैं। और उनके फिर स्टेज देखने को प्रोटोस्टार फेज है, आपने ज्योग्राफी में इसको ऑलरेडी देखा होगा। ठीक है, लास्ट में अगर आप देखेंगे कि वो चंद्रशेखर सीमा से कम ज़्यादा होने पर वो या तो वाइट डॉर्फ बन जाते हैं या तो ब्लैक होल बन जाते हैं। तो तारे के जो जन्म चक्र है उसे आपने ऑलरेडी समझा होगा, नहीं समझा होगा तो आप एक बार एनसीईआरटी में उसको जाकर जरूर देखिएगा। इसके संबंध में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट होगा, 1 और 2 यहाँ पे करेक्ट होगा। दीज क्लाउड्स रिमेन स्टेबल, स्टेबल नहीं रहते ये क्लाउड अरबों वर्षों तक, ये मूवमेंट करते रहते हैं या बदलते रहते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हवाना सिंड्रोम के बारे में। हाल ही में पेंटागन द्वारा सीक्रेटली एक पल्स रेडियो वेव्स का उपकरण अमेरिका में किया जा रहा है, एक परीक्षण किया जा रहा है, जो इसने फिर से हवाना सिंड्रोम के पीछे जो कारण है उस पर सवाल खड़े कर दिए। तो हवाना जो सिंड्रोम है ये भी एकदम बहुत मेंटल हेल्थ का एक ग्रुप है। अमेरिका के इंटेलिजेंस और जो दूतावास अधिकारियों ने विभिन्न देशों में से अनुभव किया था। ठीक है, तो ये हवाना सिंड्रोम की उत्पत्ति आपको 2016 के अंत में देखने को मिलेगी, है ना, जब अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स थे वो हवाना क्यूबा में तैनात थे। इस समय 2015 में बात है कि अमेरिका और क्यूबा के जो रिश्ते थे सामान्य होते थे, सामान्य होने की वजह से हवाना में जो अमेरिकी दूतावास खुलने का समय 1 साल बाद था। तो उस कुछ जो इंटेलिजेंस थे उन्होंने महसूस किया कि मस्तिष्क में अचानक दबाव हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहा है, इंसोमेनिया जैसी फीलिंग आ रही है। तो ये इसको हवाना सिंड्रोम यहाँ पे बोला गया। अब तक इससे कारण क्या रहा ये पुष्टि नहीं हो पाई है। बाद में अगर आप देखो 2021 में CIA के जो निर्देशक थे उन्होंने जब दिल्ली यात्रा की, विलियम्स बर्न, उन्हें भी ये लक्षण देखने को मिले। तो ठीक है, देख लेते हैं स्टेटमेंट यहाँ पे कि इट इज रेफर सिंगल क्लियरली आइडेंटिफाई मेडिकल डिसीज। क्या इसे क्लियरली आइडेंटिफाई किया गया है? नहीं, अभी वही तो मैं बताया कि अभी इसको क्लियरली इसके कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है। दूसरा है, इसे पहली बार रिपोर्ट किया गया था यूएस डिप्लोमेट क्यूबा में, ये बात यहाँ पे करेक्ट है, यूएस के डिप्लोमेट द्वारा क्यूबा में इसको रिपोर्ट किया गया था। तीसरा, इट एग्जैक्ट कॉज हैज़ बीन कंक्लूसिवली स्टेब्लिश, इसके एग्जैक्ट कारण को खोज लिया गया, यह भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए यूपीएससी से संबंधित, कोई डाउट होता है कुछ भी, आप इसमें मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये PDF